नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम जो मुद्दा लेकर के आए हैं वह है कोटा में बढ़ती आबादी के साथ खत्म होते तालाब। रियासत काल में कोटा में पठारी क्षेत्र से आने वाले बाढ़ के पानी को रोकने के लिए कोटा में 19 तालाब विकसित किए गए थे, जिसमें पानी भरता भरता पहुँचता, जो पानी बाकी बचता वो नालों के माध्यम से चंबल नदी में चला जाता था। इससे कभी कोटा शहर में बाढ़ के हालात नहीं बने। वैसे भी पहले कोटा शहर पर कोटा के अंदर ही अधिक हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे शहर का विकास हुआ वैसे वैसे तालाब लोगों की आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खत्म होते चले गए। आज हालात यह है कि तालाबों की जगह बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ विकसित हो गई है। जो तालाब बचे हैं उनकी हालत भी ऐसी है कि उन्हें नाम मात्र का पानी रहता है। और यही कारण है कि कोटा शहर जब भी बरसात में तेज पानी आता है बाढ़ की चपेट में आ जाता है। इस बार हुई बरसात में भी यही हालात बने। आखिर कोटा शहर में बने 19 तालाब कैसे दम तोड़ते चले गए और आज हालत क्या है, बरसात के समय क्या स्थिति बनती है, इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे रिपोर्टर पंकज पारीक ने इतिहासविद, प्रशासनिक अधिकारियों व आम लोगों से बात की तो एक ही बात निकल कर के आई कि आबादी के कारण तालाब खत्म हो गए और वहाँ बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बन गई। अब हालात यह है कि जब भी बरसात होती है यहाँ बाढ़ के हालात बनते हैं, उसे समय प्रशासनिक अधिकारी बचाव की तैयारी करते हैं, लोगों को सुरक्षित पहुँचाते हैं। राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से पहचाने जाने वाले कोटा में आने वाली बाढ़, उसके कारण और समाधान की बात करें तो यह शहर पूरे देश को कई ट्रेंड के इंजीनियर्स पैदा करके देता है, मगर इस कोटा शहर की रियासतकालीन शासकों की इंजीनियरिंग यहाँ की बढ़ती आबादी और भूमाफियाओं के साथ अतिक्रमियों ने बर्बाद करके रख दी। इंजीनियरिंग रियासतकालीन में ऐसी थी कि कितना भी बरसात हो, बाढ़ आ जाए, पानी आ जाए, मगर कोटा बाढ़ की जद में नहीं होता था। मगर रियासत काल के बाद शहर जैसे परकोटे से बाहर निकला और यह सभी स्थितियाँ बदल गई। शहर के बाहरी पठार की बरसाती पानी को खंड खंड बांटने में 19 तालाब रियासतकालीन शासकों ने बनाए थे, उनमें से 12 तालाब आज कोटा के नक्शे पर नहीं हैं। आज शहर की बसावट ऐसी है कि यहाँ जल भराव होता है, पठार से सिमट कर तेजी से बरसाती पानी बाढ़ ला रहा है। हाल ही में जवाहर नगर, केशवपुरा, मोदी कॉलेज, रानपुर रिको इंडस्ट्रियल एजुकेशन हब क्षेत्र को बाढ़ की जद में रहा। देवली अरब इलाका बाढ़ से ग्रस्त रहा। जहाँ एक ज़माने में पठार था, जंगल था, वहाँ आबादी बस गई है। लोगों का मानना है कि खुद सरकार ने स्थानीय नगर निकायों के माध्यम से आवासीय कॉलोनियाँ काट दी, मगर फ्लड का कोई इंतजाम नहीं किया। इससे बड़ा बाढ़ का कारण पठारी क्षेत्र रावतभट्टा रोड की तरफ से बहकर आने वाला पानी है। इस पानी से कोटा में तबाही न हो बल्कि उपयोग हो, इसके लिए रियासत काल में 19 तालाब बने थे। बहकर आने वाले पानी से एक के बाद एक ये तालाब भरते जाते, बाकी पानी नालों से होता हुआ चंबल नदी तक पहुंचता। ये तालाब अब जिंदा थे, तब तक कोटा की कॉलोनियों में पानी नहीं भरता था, मगर समय के साथ तालाबों में ही आबादी बस गई। गणेश तालाब, छोटा तालाब को तो सरकार ने ही भरवा कर कॉलोनियों और बाजार बना दिए, बाकी तालाबों में अवैध बस्तियां बस गई। तालाब के नाम पर किशोर सागर, अभेड़ा, रंगबाड़ी तालाब ही बचे हैं, बाकी तालाब खत्म हो चुके हैं या खत्म होने के कगार पर हैं। 2 तालाब दौलतगंज व जोहराबाई का तालाब बचाने के लिए इंटेक संस्था लगातार प्रयास कर रही है। पठारी क्षेत्र से आने वाला पानी कभी भी कोटा में आफत ला सकता है। इस बात को 13वीं सदी में ही यहाँ के शासक ने सोच लिया था। उन्होंने उस समय एक के बाद एक 19 तालाब बनवाए ताकि पानी चैनलाइज हो जाए। इनके अलावा तलैयाँ, कुंड व बावड़ियाँ भी खूब थी। बरसात के पानी को चंबल नदी तक पहुँचाने का सिस्टम बहुत अच्छा था। इसे इस तरह समझें कि पुराने तालाबों में रंगबाड़ी है जो अस्तित्व से संघर्ष कर रहा है। थेगड़ा क्षेत्र में सूर सागर व कोटड़ी तालाब हुआ करता था। बैराज से दाई मुख्य नहर निकली तो कोटड़ी तालाब खत्म हो गया। सूर सागर में हाल ही में बस्ती बस गई। दौलतगंज, रानपुर, लखावा क्षेत्र के तालाब पहले भरते थे, फिर अनंतपुरा तालाब, इसके बाद केशवपुरा में कुंड भरता था, वहाँ से गणेश तालाब में पानी जाता। इसके बाद दादाबाड़ी क्षेत्र में दानदेड़ा होते हुए साजी देड़ा और चंबल नदी तक पानी जाता था। इसके बाद का पानी केथुनी पोल, मोखापाड़ा होते हुए श्रीपुरा मोटर स्टैंड के पास छोटा तालाब में जाता था, जहां
न्यू क्लॉथ मार्केट है, वहाँ से बड़े तालाब यानी किशोर सागर में पहुँचता था। नदी पार नानता क्षेत्र में अभेड़ा जोहराबाई का तालाब था। अभेड़ा का ही तालाब बचा है। जोहराबाई तालाब को थर्मल ने फ्लाई ऐश भरने के काम में ले लिया। ढकनिया तालाब, कंसुआ तालाब, काला तालाब आदि कई तालाब बनाए गए थे, जिनकी जगह अब कॉलोनियाँ आबाद है। इंटेक कन्वीनर निखिलेश शेट्टी ने कहा कि कोटा में 19 में से 12 तालाब, छोटा तालाब गणेश तालाब, अनंतपुरा तालाब, छत्रपुरा तालाब, कोटड़ी तालाब, सूरसागर तालाब, महुआ कोठी, रानी सागर व झेला तालाब, रामकुंड तालाब खत्म हो चुके हैं। जोहरा तालाब व दौलतगंज तालाब को बचाया जा सकता है। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। दौलतगंज तालाब का संरक्षण हो जाए तो पठार से आने वाला पानी को वही रोक सकते हैं, इसका प्रवाह कम कर सकते हैं। पिछली बार जब कुन्हाड़ी व नानता क्षेत्र में बाढ़ आई थी तो जोहरा तालाब से रोका जा सकता था। इस तालाब को थर्मल ने राख भरकर ख़त्म कर दिया। इसके लिए काफ़ी समय से थर्मल प्रशासन के साथ पत्राचार चल रहा है। इधर शहर के लोग कहते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी नालों में अतिक्रमण हो रहे हैं, उन नालों से सरकार और प्रशासन को प्लान बना करके अतिक्रमण हटाना चाहिए। साथ ही पठारी क्षेत्र से आने वाले पानी को लेकर एको डाइवर्जन चैनल बनाया जाना चाहिए, ताकि नए कोटा शहर में बरसाती पानी से तबाही ना हो। जो पानी शहर में आ जाता है, जलमग्न हो जाता है, क्या कारण होता है? जी, एक तो ये नाले अब सकड़े कर दिए सौंदर्यकरण के नाम पे, या लोगों ने अपने स्वार्थ के नाम पे पानी की निकासी नहीं रखी। इसलिए यहाँ पहले 20 साल में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ जाम में खड़ा हूँ, यहाँ 3-3 फुट पानी था जो कभी नहीं आया। इसके पीछे यही कारण है, लोगों ने नाले सकड़े कर दिए और कुछ नेताओं ने कर दिए, तो इसकी वजह से यहाँ पानी आ गया। नालों की जो सकड़े कर दिए उनकी सफाई नहीं हो पाती तो पानी तो जगह ढूंढ लेता है और पानी रोड पे आ जाता है। बारिश होती, थोड़ी सी हल्की बारिश में ही सड़कें नदियों में तब्दील हो जाती है, ऐसा लगता है नदी रहती है। और ये सीवरेज का भी एक कारण है। इन्होंने खोद के तो डाल दी, वापस भर दिए तो वो सही नहीं भर पाए, और सीवरेज का पाइप भी छोटा है तो उससे वो मलबा बाहर भी आएगा। और ये एक नेताओं की या समाज की दूरगामी सोच नहीं है, ये हमारे बाढ़ को बढ़ाएगी। और अभी इतनी बारिश नहीं हुई, फिर भी हमें ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो और ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। कोटा शहर तालाब के नाम से जाना जाता है। शहर में काफ़ी सारे तालाब हुआ करते थे, आज वो तालाब नहीं बचे, सब जगह इंक्रोचमेंट हो गया। हाँ बिल्कुल, तो वह सब ये अतिक्रमण हुआ। यहाँ शहरों में ज़मीन मांगी है तो लोगों ने तालाब में घर बना लिए सस्ती ज़मीन के चक्कर में। ये तो सरकार को चाहिए कि उनको अतिक्रमण न करने दे। आज सूरसागर सारे तालाब पे लोग बस गए, नाले में बस गए। ये पहले जवाहर नगर वाला नाला चौड़ा हुआ करता था, ये सकड़ा हो गया, तो इस वजह से बाढ़ आ गई। तालाब की बात करें, सूरसागर की बात करें, तो सारे तालाबों में हर जगह कच्ची बस्तियां बस गई, लोग निवास कर रहे हैं। और सरकार भी अपने वोट लालच में उनको वोटर कार्ड रही है, इशू कर रही है। और आज बारी यहाँ पानी की स्थिति देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे आप? स्मार्ट सिटी कोटा में रहते हैं, क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, अतिक्रमण न करने दे, नालों की प्रॉपर सफाई हो तो काम अच्छा रहे और जन सुविधा भी मिले, ताकि लोगों को सहूलियत हो। आपका नाम बताइए। हुकमचंद राठौर। बारिश आ जाती है, क्या कारण मानते हैं आप? कारण तो यही है सर कि जगह जगह अतिक्रमण हो गए, पानी के निकलने की जगह नहीं है बिल्कुल। और अगर इसी वजह से पानी ओवरफ्लो होके नालों में नहीं निकलता, रोड पे ही रहेगा, जगह जगह उससे गड्ढे भी हो जाते हैं, तो आने जाने में भी दिक्कत है। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे भी है जो ये नाला है जो ओवरफ्लो होके बाहर ही पानी निकला, पार्क की है जो दीवारें टूट गई और गंदगी पूरी बाहर आ गई। इससे लोगों को भी काफ़ी परेशानी हुई, आवागमन भी बंद हो गया। और इसके अलावा जो है जो जितने भी स्टूडेंट है एरिया ये तो पूरा ही, इसके अलावा तो उनको आने जाने में भी दिक्कत हुई। कोचिंग से बाहर 2 से 4 घंटे तक छुट्टी होने के बाद भी बच्चे बाहर नहीं निकल पाए, बस जो पानी बह रहा था उनको देखते रहे। बहुत सारी जिन्होंने बाहर बोरियाँ वगैरह लगा रखी थी वो पानी के साथ ही बह के यहाँ से वहाँ, गाड़ियाँ भी बही, लेकिन उनको तो रोक लिया। तो ये था। और बच्चे हैं जो टाइम से घर नहीं पहुँच पाए, पेरेंट्स भी परेशान हुए। इसके अलावा जो है बॉयज़ पे तो ठीक है, चलो थोड़ा सा लेट से तो बना रहा कहीं ना कहीं कि कहीं कोई। हाँ जी बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल सर। पेरेंट्स उधर उस साइड खड़े होके वहाँ पे उनका वेट करते रहे
जो बच्चे कोचिंग में खड़े थे वो उनके पास नहीं पहुंच पाए, 4 घंटे 5 घंटे जितनी देर पानी चला तो वो बच्चों के पास नहीं पहुंच पाए, तो उनके भी मन में भी क्या डर था। कारण मानते हैं आप पानी कारण भराव को कारण तो यही है सर कि पहले जो जगह हुआ करती थी पानी निकलने की, अब उतनी जगह है नहीं, है ना, तो पानी तो रोड पे निकलेगा। और अगर ये कंडीशन रही तो ये तो जलमग्न एरिया पहले नहीं था, लेकिन अब जलमग्न एरिया में परिवर्तित हो जाएगा ये धीरे धीरे। यहाँ पे भी निर्माण कार्य चल ही रहे हैं। पानी जो जहाँ से पानी निकलता है वहाँ के पानी की निकासी बिल्कुल धीरे धीरे लेकर? बंद होती है। देखा था कई नहरें हैं, तालाब है, उनके पास अतिक्रमण कर लिया गया, इंक्रोचमेंट कर लिया गया। जी सर। क्या कारण मुख्य ये भी है? हाँ, वो कारण तो क्या है सर, ये लोग अपने घर दुकानें ये सारे बनाने के लिए वहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हैं। अब वो 8 महीने अतिक्रमण कर लेते हैं, लेकिन वो जो परेशानी होती है वो 4 महीने में होती है, लोगों को आने जाने में दिक्कत है। चलो ठीक है, जो बड़े परिवार के लोग हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो इनके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। घरों में पानी भरा रहता है ना, तो उनके सामान वगैरह रखने की इनकी भी जगह नहीं रहती। जो जिम्मेदार प्रशासन है उसको क्या करना चाहिए? प्रशासन तो ये नहीं है कि सर बारिश से पहले एक बार सर्वे हो जाना चाहिए, है ना, घूम के देख लेना चाहिए कहाँ के नाले बंद है, कहाँ गंदगी ज़्यादा है। तो इससे क्या है, एक बार वो पानी जहाँ से निकलता है, पानी की जो निकासी है वो सुचारू रूप से बारिश में भी दिक्कत नहीं आएगी, वो सुचारू रूप से चलती रहेगी। आपका सर चेतन शर्मा। मंडी एरिया है। क्या दिक्कत है? पूरा मेन रोड है। हाँ, केसोपुरा मेन रोड है, ये तलमंडी का सीएडी सर्किल वाला रोड है। इस बार पानी तेज था, उस दिन क्या हालात थे यहाँ? यहाँ पानी तेज होने के कारण रोड पे क्या है, 1.5 से 2 फीट पानी था, तो बहाव बहुत तेज था। उससे बच्चों को आने जाने में, वाहनों को आने जाने निकलने में काफ़ी दिक्कत हुई और आवागमन बंद हो चुका था यहाँ पर। क्या कारण मानते हैं आप, क्योंकि आप इतना टाइम से यहाँ पे हैं, पहली बार इतना पानी देखा आपने? मेन क्या है कि जो पानी आता है ऊपर से वो नालों में सही तरह से फ्लो नहीं हो पाता उनका। नालों का अवरुद्ध होना, नालों की पर्याप्त चौड़ाई न होना। जी। अतिक्रमण को मेन कारण मानते हैं? क्या नालों की सफाई होनी चाहिए समय पे? मेन तो नालों में प्रॉपरली पूरा फ्लड निकलना चाहिए पानी का, तभी हो पाएगा ये। और जब भी ऊपर की तरफ क्या होता है, ज़्यादा पानी आता है तो ये नीचे की तरफ यहाँ क्या है, इस तरह की समस्या हो जाती है, या तो पानी को ऊपर की तरफ ही रोका जाए। आपका नाम बताएं। इतिहासकार फिरोज अहमद का कहना है कि कोटा में बड़ी संख्या में तालाबों की संख्या थी, जिससे कभी यहाँ बाढ़ के हालात नहीं बने, लेकिन समय के साथ साथ इन तालाबों को ख़त्म कर दिया गया। और यही कारण है कि आज कोटा शहर बाढ़ की चपेट में आता है। अगर पठारी क्षेत्र में आने वाले पानी को रोकने के लिए प्रयास किए जाएं, तो उस पानी को रोक करके चंबल में प्रवाहित कर दिया जाए तो कोटा को बाढ़ से बचाया जा सकता है। कोटा के तालाबों की बात करें तो वर्तमान में अतिक्रमण हो चुके हैं जी। कहाँ तालाब थे, किस स्थिति में थे? ऐसा है, कोटा और कोटा के आसपास काफी संख्या में तालाब थे, लेकिन आबादी बढ़ने की वजह से, अतिक्रमण होने की वजह से, कुछ मिट्टी भर जाने की वजह से मतलब लुप्त हो गए। तो अभी कोटा शहर के अंदर जो सबसे बड़ा तालाब है वो किशोर सागर तालाब कहलाता है। अभी इस तालाब को 1346 के अंदर कोटा के जो राजा थे, बूंदी के अधीन जब कोटा था, तो राजा धीरदेव ने इसको बनवाया था। और अभेड़ा का तालाब भी बनवाया था। एक कंथुआ में भी तालाब था, वो भी खत्म हो चुका। राजपुरे में था, थेकड़े में था, अरणखेड़ा में भी बनवाए थे, कोटा के आसपास भी तालाब बनवाए थे। तो यूं करके 12 थे। मवासे में भी तालाब था, लसौड़िया का एक तालाब था, राजपुरे का था। तो इस तरह के तालाब यहाँ इसलिए बनाए गए थे कि एक तो यहाँ के जो नगर था उसकी सुरक्षा हो सके बाढ़ से, और फ्लड नहीं आए हर साल बरसात के अंदर। इस कारण से बनाए गए थे, क्योंकि कोटा पठार पर बसा हुआ है। मुकंदरा हिल्स की पहाड़ियों से जो पानी रिसके आता है बड़ी तेजी से, इसलिए यहाँ के राजाओं की एक बहुत अच्छी सोच थी जो उन्होंने तालाबों का निर्माण करवाया था। यहाँ आप देख रहे हैं छतरपुरा में बहुत बड़ा तालाब मैंने देखा। अभी सन 80 के दशक तक मौजूद था पानी उसमें, वो खत्म हो गया, बस्ती बस गई। श्रीपुरे का तो रियासत के ज़माने से ही भरना शुरू हो गया था, वहाँ तो पूरा मार्केट बन गया। तो इस तरह यहाँ तालाबों की व्यवस्था थी बहुत अच्छी। जहाँ अभी विकास भवन है श्रीपुरा में, वहाँ पर एक सारण नाम की झील थी, तो साजिदेवड़ा के पानी से वो भरती थी। जब वो पूरी भर जाती थी तो उसका पानी फिर छोटे तालाब में श्रीपुरा वाले में जाता था।
फिर वो भी ओवरफिल हो जाता था तो वो बड़े तालाब में पानी गिरता था। बड़ा तालाब किशोर सागर जो जिसको आज कहते हैं लोग बाग, इसको बड़े तालाब के नाम से भी जाना जाता है। ये कोटा का बहुत विस्तृत तालाब था और इसका फैलाव, ये जो वल्लभवाड़ी बसी हुई है पूरी उसी के ऊपर बसी है। कंजर्वेशन की बात करें तो किसकी? जो तालाब है उनकी वर्तमान में स्थिति जो है, एंक्रोचमेंट लगातार हो रहा है। हाँ, एनक्रोचमेंट हो रहा है। अब इसको सरकार की मजबूरी कहें या लोगों की जनसंख्या बढ़ गई, भूमि माफियाओं की संख्या बढ़ गई, इस वजह से ये खत्म हो गए। दादाबाड़ी में मैंने गणेश तालाब देखा, काफी बड़ा तालाब था और वो 93 तक उसमें मैंने पानी भरा हुआ देखा, थोड़ा बहुत बच गया था। तो इस तरह वो खत्म हो गया, वहाँ कॉलोनी बन गई हाउसिंग बोर्ड की। और इसके अलावा एक यहाँ ये छोटे मोटे तालाब थे, दान देहड़ा था, इसमें भी पानी भर जाता था। अभी भी ये दान देहड़ा तो दादाबाड़ी के परिसर के अंदर बना हुआ है। समय समय पे इनके संरक्षण की बात की जाती है। जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर, इन्होंने भी निरीक्षण किया है इसको लेकर, लेकिन कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठा पाया। ठोस कदम इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि तबादलों की जो एक वो मुहिम चल रही है सरकार की, थोड़े दिन अधिकारी टिकता है, कोई आता है, उसको पूरी जानकारी भौगोलिक यहाँ की होती नहीं है शहर के बारे में और उसका ट्रांसफर हो जाता है। इस कारण से ये व्यवस्था गड़बड़ हो रही है। यदि स्थायी रूप से कुछ 3 साल भी रोका जाए किसी अधिकारी को तो वो समझ करके यहाँ की स्थिति को, यहाँ के वातावरण को समझ करके कुछ काम कर सकता है। आज बिगड़ने की वजह यही है स्थिति। और बस नेता हमारे जो हैं जनता के, उनके आर्डर चलते हैं आजकल, इस वजह से जो है पूरी सही सोच के लोग नहीं बचे। नगर निगम के आयुक्त अशोक त्यागी का कहना है कि तालाबों की संख्या लगातार खत्म होती जा रही है। अब जब बरसात में बाढ़ के कारण बनते हैं तो लोगों को उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इस तरीके से एक ग्रुप बना दिया गया है, जब भी ऐसी स्थिति हो तो लोगों तक तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने की सूचना पहुंच जाए। देखिए, 2 इशूज हैं, अतिवृष्टि और एक नहरी शहर होने से चंबल के किनारे वाले जो लो लाइंग एरिया है उनकी। तो हमारी 2 टाइप की स्ट्रेटेजी है इसके लिए। एक तो जो हैवी रेन होती है उस समय जो नाले आते हैं, जो नाले के किनारे बसे हुए लोग हैं, उनका हमने जैसे प्रेम नगर है, कंसुआ है, ये उनका एक ग्रुप बना लिया गया है। जो संबंधित जेई है ना, उसका एक ग्रुप है, वो उसमें जैसे हैवी रेनफॉल से लोगों को अलर्ट करते हैं कि आप लो लाइंग एरिया से दूर चले जाएं, ऊपर से नाले में पानी आने वाला है। क्योंकि उसका समाधान, वो नाले में ही बसे हुए हैं और कोई समाधान उसका नहीं है। वो उनका घर में डिसमेंटल इस समय किया जाना उचित नहीं होगा, तो उनको केवल एड्रेस किया जाता है कि आप इससे दूर चले जाएं। एक ये समाधान। सेकेंडली, हमारे पास फ्लड से रिलेटेड जितने भी आवश्यक संसाधन हैं, चाहे वो आपकी मड पंप्स हों, फायर के अन्य इक्विपमेंट हों, गोताखोर हों, नाव्स हों, ये सब हमारे पास उपलब्ध है। तो ये चंबल का जब 3 लाख क्यूबिक मीटर से अधिक पानी छोड़ते हैं, कल 2 लाख क्यूबिक मीटर पानी 3 लाख छोड़ा गया था, इससे और ज्यादा छोड़ने पर कुछ एरियाज में जो आपने देखा होगा पानी भरता है, उन पानी भरते हुए एरिया का भी ग्रुप बना दिया गया और उनको अलर्ट कर दिया गया कि आप छोड़ा जाएगा आपको, क्योंकि उसमें गैप रहता है 2-3 घंटे का, तो उनको पहले ही अलर्ट करके मुनादी पुराने तरीके से भी की जाती है, ग्रुप के माध्यम से सूचित भी किया जाता है। हमारी गाड़ियों पे भी स्पीकर्स लगे हुए, उनके माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप अन्य स्थान पर चले जाएं। हमारी टीमें भी, अगर कोई लोग नहीं निकल पाते हैं, उनको नावों के माध्यम से, अन्य संसाधनों से निकाल के, हमने ये ईयर मार्क कर लिए हैं कि कहाँ पे स्कूल्स हैं, कहाँ पे अन्य सार्वजनिक भवन है जहाँ उनको ले जाया जाएगा, उनको खाने पीने और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और दवाओं की व्यवस्था भी वहाँ पे की जाए। निश्चित रूप से निगम का कोर वर्क है सफाई से संबंधित। और जहाँ तक नालों का सवाल है, नालों की सफाई, यद्यपि हमारे सभी नालों की सफाई हो गई है, लेकिन कचरा पेरिनियल है, जो आता रहता है, बाद में भी चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बार हो गई तो बंद हो जाएगा, तो उनको लेके भी हमारे लोग लगे हुए हैं। अगर सभी संसाधन, चाहे वो चेन माउंटेड हो, जेसीबी हो, मैनुअल हो, लगातार इस नालों की सफाई के कार्य में जुटे हुए हैं। और जहाँ से जब शिकायत प्राप्त होती है, हमारे कंट्रोल रूम बने हुए हैं, कंट्रोल रूम से शिकायत प्राप्त होने पर टीम जो है, जैसे हमने 20-20 के लोग कंट्रोल रूम में लगा रखे हैं, उनके माध्यम से भी सफाई कराई है। इंक्रोचमेंट को लेकर भी कोई ठोस कदम उठाया है? एनक्रोचमेंट के लिए देखिए, हमारे पास पर्याप्त, कोटा नॉर्थ में एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पर्याप्त जाब्ता है। जहाँ जहाँ से भी शिकायत प्राप्त हो रही है, आपने देख रहे होंगे शहर में हमारे द्वारा मीट की दुकानों को बंद करने या हथकरघा उठाने की बहुत सारी कार्रवाई लगातार की जाती है। ये सही है कि एक दिन में नहीं होती है, हर चीज का असेस किया जाता है कि उसकी लीगलिटी क्या है, कितना संसाधन चाहिए, उसके बाद इन सबको असेस करने के बाद में वो हथकरघा हटा दिया।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर कृष्णा शुक्ला का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या बरसात के टाइम पे आती है। जब भारी बरसात होती है तो पठारी क्षेत्र का पानी कोटा शहर में प्रवेश करता है और उससे कई कॉलोनियां जलमग्न हो जाती है। प्रशासन की तरफ से यही प्रयास किया जाता है कि बरसात का पानी आने पर लोगों को सुरक्षित किया जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। मानसून सत्र चूँकि अभी जोरों पर है, पीक पर है, और जो फोरकास्ट आ रहे हैं उसके अनुसार भी कोटा संभाग में हैवी रेन की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसको देखते हुए जो जल प्लावन वाले क्षेत्र हैं कोटा शहर में या ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ भी हैं, तो जहाँ पर नेचुरली सोर्सेज से पानी भरता है, जैसे कि अपने शहरी क्षेत्र में नालों की वजह से या आनंदपुरा तालाब में वहाँ पर पानी भरता है, वहाँ के लिए हमने स्पेशली जो SDRF की टीम है, सिविल डिफेंस की टीम है, उनको तैनात किया हुआ है। साथ ही नगर निगम के एक प्रभारी अधिकारी हमने वहाँ पर डेपुट किए हुए हैं ताकि किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थिति पैदा होने पर उनका रेस्क्यू किया जा सके। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र में जल भराव वाले क्षेत्र हैं, वहाँ के लिए भी हमने सिविल डिफेंस की टीमों को तैनात किया हुआ है। साथ ही जो SDOज हैं उनको डायरेक्शंस दिए गए हैं कि जब भी कोटा बैराज से या किसी अन्य बांध से पानी छोड़े जाने की सूचना हो तो ग्रामीण क्षेत्र में हर जो प्रभावित गांव है उसमें मुनादी करवाई जाए सरपंचों के माध्यम से। पुलिस को तैनात किया है कि जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर जाब्ता तैनात किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति जो है उधर जाए नहीं। पानी देखने के बहाने भी लोगों की आवाजाही बढ़ती है, उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए भी डायरेक्शन जारी किए गए हैं। इसके साथ ही जो जल प्लावन वाले क्षेत्र हैं वहाँ जो प्रभावित परिवार हैं उनके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए भी जो लोकल प्रशासन है उसको पाबंद किया हुआ है। जैसे कि कल रामगंज मंडी एरिया में इस तरह की प्रॉब्लम्स आई थी तो वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया गया, लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर ठहराया गया और उनके भोजन पानी इत्यादि की व्यवस्था भी वहाँ पर की गई है। साथ ही स्कूलों का भी हमने अवकाश घोषित किया है ताकि भारी बारिश को देखते हुए किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो। जिले के अंदर पूरी एहतियात बरती जा रही है। टीमों को और पूरे प्रशासनिक अधिकारियों को, समस्त जो लोकल लेवल पे व्यक्ति हैं उनको सबको तैनात किया गया है और डायरेक्शन समय समय पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, टेलीफोनिक कंट्रोल रूम के माध्यम से हम उनको निरंतर जारी कर रहे हैं। कई लोग जल भराव की जगह अतिक्रमण कर लेते हैं, अतिक्रमण हटाने के लिए और जल भराव की समस्या से स्थायी रूप से निजात पाने के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय के द्वारा मीटिंग में निर्देश दिए गए थे। तो इसके लिए नगर निगम और KDA के स्तर पर एक स्थायी कार्य योजना बनाई जा रही है ताकि शहर में जो हर मानसून के दौरान की जो समस्या आती है उस समस्या से स्थायी रूप से छुटकारा मिल सके। तो स्पीकर साहब इस विषय में बहुत चिंतित हैं और उन्होंने जो अधिकारी हैं उनको निर्देश भी दिए हैं और उनके द्वारा ये कार्य योजना बनाई भी जा रही है। जैसे ही ये कार्य योजना बनकर तैयार होती है उसको अमली जामा पहनाया जाएगा और उससे ये जो समस्या है वो स्थायी रूप से समाधान उसका हो सकेगा। तो ये था हमारा आज का मुद्दा, कोटा शहर की बढ़ती आबादी और घटते तालाब, जिसके कारण कोटा शहर भारी बरसात के समय हो जाता है जलमग्न। इसके पीछे तालाबों में अतिक्रमण और सरकार की ओर से बसाए कॉलोनियाँ जिम्मेदार है। प्रशासन को, सरकार के जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि आने वाले भारी बरसात को देखते हुए कुछ ऐसे प्रबंध किए जाएं कि पानी को पठारी क्षेत्र में ही रोक दिया जाए, वो पानी कोटा में प्रवेश न करे। इसके साथ ही शहर के जो बाज़ारों में नालों पर अतिक्रमण हो रहे हैं उनको हटा करके नालों को खुला करवाया जाए ताकि पानी सड़कों पर ना भरे और नालों से निकल सके। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।